गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी के संबंध में सीरीज प्रारंभ किए हैं और जिसका आज तीसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग निहारिका एवं आकाशगंगा की चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास हम प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि निहारिका एवं आकाशगंगा में अंतर क्या होता है। निहारिका एवं आकाशगंगा को हम नेबुला एंड गैलेक्सी कहते हैं। संस्कृत शब्द जो है निहार का अर्थ होता है कुहरा, इसलिए आकाश में कुहरे या धुएं की तरह नजर आने वाले प्रकाश पुंज को निहारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। निहारिका को लैटिन शब्दावली में नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नेबुला जो टर्म है यह लैटिन है। कैसा है? लैटिन है। कुछ समय पहले तक निहारिका तथा आकाशगंगा समानार्थी के रूप में प्रयोग किए गए, किंतु अब निहारिका और आकाशगंगा शब्द अलग अलग अर्थों को दर्शाता है। अर्थात अब यह ध्यान रखिएगा कि निहारिका और आकाशगंगा दोनों एक दूसरे से अलग। अंतर क्या है कि वास्तव में एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित, ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे तारों, फूल कणों एवं गैसों के तंत्र को आकाशगंगा की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निहारिका आकाशगंगा के भ्रूणा अवस्था का द्योतक है, जबकि आकाशगंगा एक विकसित अवस्था है। तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है वह निहारिका कहलाती है, और वही का जब मेच्योर स्टेज आ जाता है, जब पूरा कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको हम आकाशगंगा कहते हैं। लेकिन प्रारंभ में दोनों एक दूसरे के समानार्थी के रूप में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन वर्तमान में दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है। नेबुला प्रारंभिक स्टेज है और गैलेक्सी उसी का पूर्ण स्टेज है या कंप्लीट स्टेज कहलाता है। चलिए, इसी प्रकार हमारी जो आकाशगंगा है, जिसका पार्ट सन है, उसको हम कहते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा। अर्थात वैसे देखा जाए पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और उसी में एक गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है। मंदाकिनी गैलेक्सी है। गैलेक्सी को हम लोग कहते हैं आकाशगंगा, तो जो हमारी गैलेक्सी उसका नाम है मंदाकिनी। तो यह आकाशगंगा मतलब कह रहा है कि वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी, ग्रह एवं उपग्रह आदि अवस्थित हैं, यह मंदाकिनी कहा जाता है। अर्थात ये सब मंदाकिनी के पार्ट हैं। यह 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है। ध्यान रखिएगा, हमारी जो मंदाकिनी है आकाशगंगा, यह मंदाकिनी जिस सुपर क्लस्टर का पार्ट है, उस सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज में टोटल कितनी गैलेक्सी है? 24 गैलेक्सी विद्यमान है, जिसमें हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार जो है कैसा है? सर्पिलाकार है। हमारी जो गैलेक्सी है इसका शेप कैसा है? सर्पिल के आकार का है। इसमें लगभग 1 अरब तारे पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सी में टोटल कितने तारे हैं? 1 अरब, अरब नहीं खरब तारे हैं। अर्थात 1 बिलियन तारे यहां पर पाए जाते हैं। यह तस्तरी सदृश चपटी है। इसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं, और इसका विस्तार जो है 80,000 प्रकाश वर्ष है। अर्थात टोटल अगर हम गैलेक्सी की बात करें, यहां ध्यान रखिएगा, यह इस प्रकार की बात करता है, जैसे एक गैलेक्सी है तो गैलेक्सी का इस प्रकार से ए पार्ट है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 भुजाएं सब तरफ से दिखाई पड़ेंगी। अगर इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3, फिर अगर आप इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3। इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हुआ कि ये गैलेक्सी 3 स्पाइरल शेप में बनी हुई है। और टोटल अगर इसका विस्तार देखा जाए इस प्रकार से, इसका विस्तार टोटल कितना है तो 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसी के संदर्भ में यहाँ पे लिखा है कि जो हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है इसका विस्तार 80,000 प्रकाश वर्ष है। इसके केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल है जिसे कृष्ण बीबर के नाम से भी जानते हैं, अर्थात जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ए वाला, यहाँ पर ब्लैक होल है। क्या है? ब्लैक होल है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ तारों का संकेंद्रण अधिक है। अद्यतन शोधों से ज्ञात हुआ है कि बल्ज में एक क्वार्स पाया जाता है। क्वार्स के केंद्र में, ध्यान रखिएगा, कृष्ण विवर पाया जाता है, अर्थात एक ब्लैक होल पाया जाता है। तो ठीक है, कोई विशेष यहाँ पर संदेह नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारी मंदाकिनी है यह जिस क्लस्टर का पार्ट है उस क्लस्टर में टोटल कितनी गैलेक्सी हैं तो 24 हैं। और हमारी गैलेक्सी किस शेप की है तो सर्पिल शेप की है, जिसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। इसका कंप्लीट विस्तार जो है 80,000 प्रकाश वर्ष है। सन जिसमें है वह इसका मध्य वाली भुजा है। कौन सी भुजा है? जो इस गैलेक्सी की मध्य भुजा है उसी में सन हमारा स्थित है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड में अनेक ब्लैक होल पाए जाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड के संचालन के लिए गुरुत्व केंद्र का कार्य करते हैं। हम इनको देख नहीं सकते क्योंकि इनसे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन इसमें ध्वस्त होने वाले पदार्थ से एक्स किरणों के रूप में ऊर्जा विसर्जित होती है, जो कि ब्लैक होल की उपस्थिति का आभास कराती है। क्योंकि पहले ही हमने स्पष्ट किया है कि पूरे ब्रह्मांड का लगभग 96% भाग अनविजिबल है, क्योंकि वहां पर ब्लैक एनर्जी और ब्लैक मैटर विद्यमान है, जबकि केवल 4% भाग ही हमें विजिबल है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी आकाशगंगाएं हैं सभी आकाशगंगाओं का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वहां पर ब्लैक होल विद्यमान होते हैं। यहां पर कह रहा है कि यद्यपि एक ब्लैक होल जो होता है, अगर किसी एक ब्लैक होल की बात करें तो यद्यपि एक ब्लैक होल द्रव्यमान में जो है सौर मंडल से 3 गुना बड़ा होता है। अर्थात ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है पूरे सौर मंडल का, जिसमें सूर्य और उसके 8 ग्रह और उपग्रह होते हैं, इसकी तुलना में मात्र 3 गुना बड़ा होता है। किंतु यह संपूर्ण आकाशगंगा से निकली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा विसर्जित करता है। ध्यान रखिएगा, हमारी आकाशगंगा में टोटल कितने तारे हैं तो यहाँ पर 1 बिलियन अर्थात 1 खरब तारे हैं। लेकिन उन सभी तारों से जितनी भी एनर्जी निकलती है उससे अधिक एनर्जी इस ब्लैक होल से निकलती है, जिसका द्रव्यमान मात्र सौरमंडल से 3 गुना ही अधिक है। यह हमको ध्यान में रखना है। और यह जो एनर्जी निकलती है यह यक्स पदार्थ के रूप में निकलती है। ध्यान रखिएगा, यह एनर्जी किस रूप में निकलती है? यक्स किरणों के रूप में निकलती है। यह भी हमको ध्यान रखना है। जो संपूर्ण सौरमंडल की तुलना में, संपूर्ण सौरमंडल नहीं बल्कि संपूर्ण आकाशगंगा से निकली ऊर्जा से अधिक होती है। साथ में यह भी ध्यान रखना कि केंद्रीय बल्ज जो है चारों तरफ मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा पाई जाती है, जिसमें अपेक्षाकृत नए तारों का समावेश होता है। हमारा सौरमंडल जो है इसी भुजा में स्थित है, अर्थात जो हमारी मध्य वाली भुजा है मंदाकिनी की, उसी में हमारा सौरमंडल भी विद्यमान है। और मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है यह लगभग 32,000 प्रकाश वर्ष, कितना है? 32,000 प्रकाश वर्ष है। और सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर जो लगाता है लगभग 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता है। जैसे पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन में कर लेता है, उसी प्रकार सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। और मंदाकिनी की जो तीसरी घूर्णनशील भुजा है में गैस एवं धूल के बादल पाए जाते हैं। यहाँ नवीन तारों का जन्म होता है। हमारी मंदाकिनी रूपी आकाशगंगा में कुछ खगोलीय महत्व की वस्तुएं भी पाई जाती हैं। यहाँ पर क्या बताएगा, थोड़ा इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ पर है ब्लैक होल, और यहाँ पे बात ये चल रही है कि जो हमारी मंदाकिनी का मान लेते हैं ये मध्य वाली भुजा है, यहाँ पर तारे जो हैं नवीन हैं, और जो तीसरी भुजा है यहाँ पर तारों का तो फॉर्मेशन हो रहा, अर्थात यहाँ पर नेबुला है। क्या है? यहाँ पर नेबुला है। नेबुला मतलब होता है मतलब एक प्रकार से गैसों का बादल है, और यही कालक्रम में चल करके किसी न किसी तारे का रूप ले लेता है।
और जो लास्ट वाली भुजा में है, आंतरिक भुजा में है, यह अपनी अंतिम अवस्था को तारा प्राप्त हो जाता है और अंत में यह ब्लैक होल में समाहित हो जाता है। तो यह पूरी कहानी होती है इस पूरे मंदाकिनी की कि 3 भुजाएं हैं। जो बाहरी भुजा है, यहाँ पर तारों का फॉर्मेशन होता है। मध्य वाली भुजा में नवीन तारे पाए जाते हैं, जिसमें हमारा कह सकते हैं सन भी है। और जो अंत वाली भुजा है, या मध्य वाली, या मध्य नहीं बल्कि आंतरिक जो भुजा है, वहाँ पर जो पुराने तारे होते हैं वो पहुँचते हैं, जिनकी एनर्जी अब समाप्त होने वाली होती है। और एनर्जी के समाप्त होते ही वह तारा ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। चलिए, यहाँ पर अगर देखें तो तारामंडल क्या होता है। वैसे देखा जाए सबसे पहले ब्रह्मांड की बात होती है। ब्रह्मांड से अगर छोटी कोई आइडेंटिटी है तो वह गैलेक्सी है। अब गैलेक्सी के बाद अगर हम बात करें तो आता है तारामंडल। तारामंडल जो है, जैसे हमने कहा कि कई गैलेक्सी मिल करके एक क्लस्टर बनाती है और कई गैलेक्सी और क्लस्टर मिल करके ब्रह्मांड बनाते हैं, उसी प्रकार कई तारे मिल करके एक ब्रह्मांड बनाते हैं, अरे एक तारामंडल बनाते हैं। तो यहाँ पर तारामंडल का जो तात्पर्य होता है, इसको कहते हैं कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन आकृतियों को तारा का मंडल कहते हैं। जब जो स्टार हैं किसी शेप में व्यवस्थित होते हैं, किसी आकृति में व्यवस्थित होते हैं, तो उसको तारा मंडल कहते हैं। जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि भी क्या है, एक तारामंडल है। इसको कहते हैं अर्सा मेजर ग्रेट बियर, इसका नाम है। सप्तऋषि मंडल का जो नाम है अर्सा मेजर ग्रेट बियर, अर्थात इसका जो दृश्य है यह भालू जैसा नजर आता है। कैसा नजर आता है? भालू जैसा नजर आता है। इसी प्रकार एक तारा जिसको हम ओरियन कहते हैं, ओरियन यह एक ग्रेट हंटर जैसा नजर आता है। इसी प्रकार सिग्नस जो मंडल है, तारामंडल है, यह भी आपका सिग्नस स्वान, हाइड्रा भी एक हमारा तारामंडल है, हरकुलीस भी एक तारामंडल है। तो ये सब तारामंडल के उदाहरण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है वह सप्तऋषि तारामंडल है, जिसमें 7 तारे हैं और 7 तारे मिल करके जिस शेप का निर्माण करता है वह शेप एक ग्रेट बियर जैसा नजर आता है। आकाशगंगा में अगर देखा जाए कुल 89 तारामंडल हैं। हमारे कह सकते हैं गैलेक्सी में जो हमारी मिल्की वे है, मिल्की वे कहें या हम कह सकते हैं जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 है। और इनमें सबसे बड़ा जो तारामंडल है इसका नाम है सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा तारामंडल है, जिसमें लगभग 94 तारे विद्यमान है। कितने तारे विद्यमान है? 94 तारे विद्यमान है। तो कुछ लोग ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सर अगर टोटल 89 तारामंडल हैं और मैक्सिमम तारा अगर मान लेते हैं कि 94 है, इस प्रकार अगर आप काउंट करें तो लगभग 8000 9000 स्टार की ही बात हो पा रही है। जबकि इससे पूर्व हम लोगों ने देखा कि हमारी आकाशगंगा जो कह सकते हैं मंदाकिनी है, इसमें टोटल तारों की संख्या लगभग 1 बिलियन है। तो बाकी तारे किसी तारामंडल का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो तारामंडल का निर्माण होता, ऐसा तो है नहीं कि हर तारे तारामंडल में रहेंगे ही रहेंगे। जो किसी शेप का निर्माण नहीं करते हैं वो तारामंडल के पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो तारामंडल है वो मात्र 89 है, जबकि तारों की संख्या टोटल हमारे मंदाकिनी में कितने हैं? तो 1 बिलियन है। तो ध्यान रखना है। और जो सबसे बड़ा तारामंडल है हमारे मंदाकिनी का, उसका नाम है सेंटारस है, जिसमें टोटल 94 तारे विद्यमान हैं। यह भी ध्यान रखना है कि हाइड्रा में कम से कम 68 तारे हैं, जो हाइड्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं। वर्तमान में तारामंडल में केवल वे तारे ही नहीं अपितु उनके आसपास का अंतरिक्ष भी शामिल माना जाता है, जिसमें धूल तथा गैस होती है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बात होती है नक्षत्र। नक्षत्र होता है स्टार का ग्रुप। अनेक तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं, जबकि यहाँ पर एक आकृति जो होती है उसको तारामंडल कहते हैं। जब किसी आकृति में व्यवस्थित होते हैं तो वह तो तारामंडल कहलाता है, और जब ऐसे ही हम केवल समूह की बात कर लेते हैं तो उसको नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कहा जाता है। आकाश में पृथ्वी के चतुर्दिक अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 27 नक्षत्र विद्यमान है। कितने हैं? 27 नक्षत्र विद्यमान हैं, जो रात में आकाश में दिखाई पड़ते हैं।
चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन एक नक्षत्र को पार करता है। कितने नक्षत्र को पार करता है? एक नक्षत्र को पार करता है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की लगभग एक परिक्रमा 27 दिन में पूरा कर लेता है। और इस प्रकार चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाते समय, मतलब का चक्कर लगाते समय 27 तारा समूहों अर्थात नक्षत्रों से होकर के गुजरता है। अक्कुर नक्षत्र जो यहाँ पर हैं, इनके नाम यहाँ पर लिखे गए, जैसे मेघा है, स्वाति है, चित्रा है, हस्त है, विशाखा है, अनुराधा है, ज्येष्ठ है, रोहिणी है, आषाढ़ है, श्रावण, धनिष्ठा, कृतिका, भरणी, पूर्वभद्र पक्ष, उत्तराभद्र पक्ष, अश्लेषा, रेवती, आद्रा, पुनर्वस्तु आदि। ये सब क्या है? ये सब कह सकते हैं नक्षत्र हैं। और चंद्रमा का जो विवाह किया गया है इन 27 नक्षत्रों से किया गया है। लेकिन इसमें जो चंद्रमा है सबसे ज़्यादा किससे इनका प्रेम रहता है? तो रोहिणी से रहता है। इसी के आधार पर इनको जो है श्राप मिलता है कि 15 दिन काले रहते हैं और 15 दिन उजाले में रहते हैं, क्योंकि बाकी जो कह सकते हैं यहाँ पर 26 बहनें हैं, ये सब एक प्रकार से 27 बहनें हैं। तो इसका तात्पर्य कि जब एक से आप ज़्यादा प्रेम करेंगे तो 26 के साथ आपने अन्याय किया, और इसी के कारण चंद्रमा को श्राप भी मिला है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो नक्षत्र होता है टोटल इनकी संख्या कितनी है? 27 है। और चंद्रमा जब परिक्रमा करता है तो इन 27 नक्षत्रों से बारी बारी एक दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। और यहीं पर बनता है राशि। क्या बनती है? राशि भी बनती है। और अगर नक्षत्र और राशि की बात करें तो राशि अगर आप देखेंगे, राशि की जो संख्या होती है इसमें लगभग 2.25 राशि होती है। कितनी होती है? 2.25 राशि होती है, मतलब नक्षत्र होते हैं एक राशि में। एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 इसमें नक्षत्र होते हैं। और इस आधार पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल राशियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। तो राशियाँ कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और अगर 12 राशि को 2.25 से गुणा करेंगे तो यहाँ लगभग आपके पास जो नक्षत्र मिलेंगे ये 27 मिलेंगे। तो 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 89 तारा मंडल हैं। ये हमको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। चलिए, यहाँ पर राशि चक्र है, वही राशि की हम बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान 12 तारा समूहों से होकर गुजरती है, और इन तारा समूहों के आकार अलग अलग हैं। आकृति के अनुसार इनको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। मछली की आकृति वाले नक्षत्र को मीन, तराजू की आकृति वाले नक्षत्र को तुला, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उक्त तारा समूहों अर्थात नक्षत्रों को राशि चक्र कहते हैं। यथा मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ और मीन। तो यहाँ पर बात ये हो रही कि वैसे तो देखा जाए नक्षत्र कितने हैं? 27 है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर पूरी गैलेक्सी की हम बात करें जो हमारी मंदाकिनी है, वहाँ पर 89 तारामंडल, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारे पृथ्वी पर उतना देखने को नहीं मिला। पृथ्वी जिससे प्रभावित होती है उसमें मात्र 27 है। लेकिन इसमें भी जो किसी आकृति में व्यवस्थित हैं वो राशियां हैं। क्या है? राशियां हैं। तो जो व्यवस्थित रूप में है, किसी आकृति का निर्माण करती हैं, उनकी संख्या है मात्र 12। और इस प्रकार से 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं और 89 तारा मंडल हैं। यहां पर बात हो रही है कि एक नेबुला है जिसका नाम है ओरियन नेबुला। यह अपनी आकाशगंगा अर्थात जो हमारी मंदाकिनी है का सबसे शीतल तथा चमकीले तारों का क्षेत्र। यह पृथ्वी से लगभग 1600 प्रकाश वर्ष दूर है, और इसका द्रव्यमान लगभग 700 सौर द्रव्यमान के तुल्य है। अर्थात पूरा हमारा जो सौरमंडल है, इसमें सूर्य तथा सूर्य के 8 ग्रह और उपग्रह हैं, इसके का संपूर्ण द्रव्यमान का लगभग 700 गुना द्रव्यमान अकेले इस ओरियन नेबुला का है। नेबुला का विस्तार लगभग 15 प्रकाश वर्ष में फैला है, अर्थात इसका जो डायमीटर है आप 15 प्रकाश वर्ष देख सकते हैं। और इसके चारों तरफ घूमने वाले गर्म चमकीले युवा तारे, चारों तरफ ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इसके चारों तरफ घूमने वाले गर्म चमकीले युवा तारे, चारों तरफ का तापमान लगभग
कितना है 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तथा इस क्षेत्र को चमकीला बनाए रखते हैं। तो यह अभी कंप्लीट कह सकते हैं कि एक तारे का फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि तारा तब बनता है जब यह नेबुला कन्वर्ट हो जाता है अपने कंप्लीट विकसित रूप में। तो कह सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर देखिए जो लास्ट वाला स्टेज है यहीं पर नए तारे बनते हैं। तो इसकी दूरी हमारे सन से थोड़ा पास रहेगी, ध्यान रखिएगा, सन से इसकी दूरी क्या रहेगी, नज़दीक रहेगी। और सन की अगर इस केंद्र बिंदु से बात करें तो दूरी कितनी थी, 32,000 थी। कितनी थी, 32,000 प्रकाश वर्ष थी। लेकिन इस नेबुला से इसकी दूरी जो सन की है यह लगभग कितना है, तो 1600 प्रकाश वर्ष है। और ये जो नेबुला यहाँ पर है, इस नेबुला का जो डायमीटर दिया गया है यह कितना है, तो यह आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, ये है 15 प्रकाश वर्ष है इसका पूरा डायमीटर। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है, 1600 प्रकाश वर्ष दूरी पर विद्यमान है। लेकिन यह अभी कंप्लीट तारे का रूप नहीं लिया है। हाँ, कालक्रम में यह तारे का रूप ले लेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर पॉइंट है क्वार्स एवं पल्सर। ध्यान रखिएगा, क्वार्स हम किसे कहते हैं, पल्सर किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वार्स एक तारावत अर्थात क्वार्स इज अ क्विसेस्टलर रेडियस सोर्स, रेडियो सोर्स है जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित। ये कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, जो 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित। ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इनसे आने वाले रेडियो तरंगों से इनकी जो जानकारी है प्राप्त की जाती है। ये अत्यंत दूर हैं। आप दूरी की कल्पना ऐसे ही कर सकते हैं कि प्रकाश की तरंगे 1 सेकेंड में चलती हैं लगभग 3.2 लाख की, और इस गति से प्रकाश की किरण 1 साल में कितना डिस्टेंस तय कर सकती है, यही आपकी कल्पना। और इस प्रकार से यह प्रकाश की किरणें 4 से 10 अरब प्रकाश वर्ष तक जब चलती हैं तब जाकर के पहुंचती हैं कहां पर, क्वार्स या पल्सर पर पहुंचती हैं। अर्थात आपकी कल्पना या हम लोगों की जो भी टेक्नोलॉजी है उन सब के शोध से परे इसका डिस्टेंस। हाँ, इसकी जानकारी इस आधार पर मिली है कि जो यहां से रेडियो तरंगे आई हैं उन तरंगों के आधार पर हम लोग इसकी कल्पना कर सकते हैं। अद्यतन शोधों से ज्ञात हुआ है कि क्वार्स वास्तव में एक ऐसे आकाश गंगा के मध्य भाग हैं जिनका ज्ञान हमें नहीं है। क्वार्स के केंद्र में ब्लैक होल होने की संभावना है। 1967 में जब क्वार्स की खोज हो रही थी तो कैम्ब्रियन के रेडियो खगोलविद ने पल्सर की खोज की। यह एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता रहता है। क्रेब्स आकाशगंगा के पल्सर द्वारा प्रति 1/30 सेकंड में रेडियो तरंगों का उत्सर्जन होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि पल्सर छोटे पिंड हैं लेकिन पृथ्वी से बड़े हैं। क्या है, पृथ्वी से बड़े हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वार्स और पल्सर यह अभी बहुत दूर की घटनाएं हैं, लेकिन इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। इसी प्रकार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में देख लीजिए। यह हमारी जो मंदाकिनी है कि मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा में सौरमंडल के सर्वाधिक नजदीक स्थित एक तारा है। क्योंकि जो मध्यवर्ती घूर्णनशील भुजा है हमारे मंदाकिनी का, उसी का पार्ट है सन, और उसी में एक दूसरा भी स्टार विद्यमान है जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो हमारे सन के काफी नजदीक है, जो सौरमंडल से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर विद्यमान है। अर्थात इसकी दूरी अन्य सभी तारों या किसी भी प्रकार के खगोलीय पिंडों की तुलना में यह हमारे सौरमंडल के काफी करीब है। इसी प्रकार आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीरियस या डार्क स्टार क्या है। ध्यान रखिएगा, यह रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है और इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। सूर्य की तुलना में इसका द्रव्यमान क्या है, 2 गुना है। यह सौरमंडल में 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर विद्यमान है। अर्थात प्रॉक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सर्वाधिक जो नजदीक का तारा है
इसका नाम है सीरियस डॉग स्टार। तो वैसे तो सबसे नज़दीक का तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी सर्वाधिक चमकीला नहीं है क्योंकि इसका द्रव्यमान सूरज की तुलना में उतना नहीं है। लेकिन जो सीरियस डॉग स्टार है इसका द्रव्यमान सूरज की तुलना में लगभग 2 गुना है, इसलिए यहाँ से जो प्रकाश का उत्सर्जन होता है यह काफ़ी चमकीला होता है। इस प्रकार से प्रॉक्सिमा सेंचुरी और सीरियस डॉग स्टार के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु अर्थात जिसको कहते हैं जेनिथ, क्या कहते हैं, जेनिथ पर स्थित है, अर्थात इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। कितना कोण बनाती हैं? 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि यह 24 घंटा हमें स्थिर ही नजर आता है, क्योंकि पोल के ऊपर है तो आप कहीं से भी देखेंगे वो हमेशा नजर ही आएगा, स्थिर नजर आएगा। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह ध्यातव्य है कि ध्रुव तारा के किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। जो अक्षांशों का निर्धारण होता है वह इसी ध्रुव तारे के आपतित किरण के आधार पर ही किया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट की बहुत व्यापक चर्चा हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं, और जब उसकी चर्चा करेंगे तो वहां पर हम देख लिया करेंगे। यह तारा जो है पृथ्वी से लगभग 700 प्रकाश वर्ष दूर उर्सा माइनर या लिटिल बियर तारा समूह का सदस्य। जो ध्रुव तारा है यह सप्तर्षि मंडल का पार्ट है, ध्यान रखिएगा, उर्सा माइनर या लिटिल बियर, ध्यान रखिएगा, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। जो हमारा सप्तर्षि मंडल है यह उर्सा मेजर का पार्ट है, जबकि हमारा ध्रुव तारा जो है यह इसका पार्ट है तो उर्सा माइनर का पार्ट है। यह हमको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग अभी पीछे देखे थे कि जो सप्तर्षि मंडल था यह ग्रेट वियर है, उर्सा ग्रेट वियर है, जबकि यहाँ पर ध्रुव तारा उर्सा माइनर का पार्ट है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटा इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। ध्रुव तारा को खगोल शास्त्र की नामकरण प्रणाली के अनुसार अल्फा उर्सा माइनारिस की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, अर्थात इसके नाम से भी। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुव तारे को हम संबोधित करते हैं किस नाम से? उसका नाम है अल्फा उर्सा माइनारिस, और यह नाम आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। अगर एंड्रोमेडा की हम बात करें तो यह हमारी आकाशगंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, तो मंदाकिनी के सर्वाधिक पास स्थित आकाशगंगा। जैसे हमारे पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक का जो ग्रह है यहां से प्रश्न आता है तो शुक्र है, उसी प्रकार हमारे सन के सर्वाधिक नजदीक का तारा क्या है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसी प्रकार जो हमारी आकाशगंगा जिसका नाम मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी के सबसे नजदीक की जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो सौर मंडल से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, अर्थात काफी ज्यादा डिस्टेंस, और इसकी एंड्रोमेडा आकाशगंगा के समान है। ध्यान रखिएगा, इसकी एंड्रोमेडा जो है आकाशगंगा समान है। एंड्रोमेडा संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है। क्या है? हमारी मंदाकिनी के समान है। जिस प्रकार से हमारी मंदाकिनी है उसी प्रकार से एंड्रोमेडा का भी स्ट्रक्चर लगभग सेम मिलता है। और सघन केंद्र तथा घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट हैं। क्या है? सघन तथा घूर्णनशील भुजाएं इसमें भी विद्यमान है, जैसे हमारे मंदाकिनी में था। इसमें तारों की संख्या हमारे मंदाकिनी से 2 गुनी अर्थात 2 खरब तारे विद्यमान है। हमारी मंदाकिनी में कितने हैं? लगभग 1 बिलियन है, तो यहाँ पर 2 बिलियन तारे विद्यमान हैं। और हमने प्रारंभ में ही कहा था कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी में ऑन एवरेज 100 बिलियन तारे होते। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं एंड्रोमेडा में लगभग 2 बिलियन तारे हैं, तो कितना विशाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो। और यह बात लिखी जा रही है कि यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाली सर्वाधिक दूर की वस्तु है, अर्थात नग्न आंखों से देखने वाली सबसे जो दूर की वस्तु है उसी का नाम है एंड्रोमेडा
गैलेक्सी। क्या नाम है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बेबी बूम गैलेक्सी। ये बेबी बूम गैलेक्सी जो है यह भी थोड़ा ठीक ठाक है, प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पर थोड़ा करंट का इशू आता है। नासा के वैज्ञानिकों ने दूरस्थ ब्रह्मांड में, ध्यान रखिएगा, दूरस्थ ब्रह्मांड में तारे बनाने वाली अद्भुत आकाशगंगा की खोज की, जो तारों के निर्माण में हमारी अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी से बहुत आगे है। वैज्ञानिकों ने इसे बेबी बूम गैलेक्सी या तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन बताया है। ध्यान रखिएगा, इसे तारे बनाने वाली दुर्लभ मशीन के नाम से जाना जाता है और यह प्रतिवर्ष लगभग 4000 तारों का निर्माण करता है। सोचिए इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा है कि यह एक वर्ष में लगभग 4000 तारों का फॉर्मेशन, और एक तारा कितना विशाल होता है आप कल्पना इसी से लगा सकते हैं। इस सन एक छोटा सा तारा है और यह पूरे सौरमंडल का 99.99% अकेले ही कवर करता है। मात्र 0.01% में हमारे 8 ग्रह और उपग्रह विद्यमान हैं और उसी में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी इतनी विशाल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। सोचिए सन कितना विशाल है, पूरा सोलर सिस्टम कितना विशाल है, और इस प्रकार के सन या इस प्रकार के तारों का फॉर्मेशन यह बेबी बूम गैलेक्सी जो है हर साल 4000 ऐसे ही तारे बना देती, जबकि हमारी जो आकाशगंगा है, जो मिल्की है अर्थात जो मंदाकिनी है, यह प्रतिवर्ष मात्र 10 तारों का ही फॉर्मेशन। और बेबी बूम जो गैलेक्सी है सर्वाधिक चमकदार तथा प्राचीनतम गैलेक्सी की समूह स्टार बर्स्ट गैलेक्सी से संबंधित है। क्या तब है कि आकाशगंगा अपने लगभग सभी तारों का निर्माण एक बार में ही कर देती, तो ये 4000 तारे बनाती है, ऐसा नहीं है कि बार बार बनाती है, एक ही बार में लगभग 4000 तारों का कंप्लीट फॉर्मेशन कर देती। सर्वप्रथम नासा की जो हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन है, हवाई की मौनाकी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित जापान की सुगारी दूरबीन ने बेबी बूम गैलेक्सी का प्रकाश छवियों के रूप में पता लगाया। तो आपसे सिर्फ प्रश्न यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि बेबी बूम गैलेक्सी का क्या तात्पर्य, जिसे कहते हैं तारे बनाने वाली मशीन, जो एक वर्ष में आने और 4000 तारों का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से आज का जो इन्फॉर्मेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। शेष जानकारी हम लोग कल के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।